अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमरीकी बम्बार्ड तैयारे फ़िज़ा में हैं। ईरान जवाबी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, जबकि अबनाए हुर्मुज़ पर जो साए हैं वो मज़ीद गहरे हो रहे हैं और दुनिया सांस रोके अगले लम्हे की मुंतज़िर है। क्या ये सिर्फ एक जंग है या आलमी मईशत के दिल पर हमले की इब्तदा है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ट्रंप की धमकियाँ ईरान को झुका पाएंगी या तेहरान पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देगा? क्या अली खामनेई की शहादत का बदला खित्ते को नई आग में धकेल देगा? क्या सालिसी कामयाब होंगे या सिफारतकारी बारूद के शोर में दब जाएगी? और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हुई तो क्या दुनिया तेल, महंगाई और मौशी बहरान के नए तूफान की जद में आ जाएगी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर अमन का पुल बन सकेगा? प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इन्हीं अहम और हसास पहलुओं पर तफसीली हम गुफ्तगू करेंगे और अपने पैनल की राय जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे वतन की। वतन सिर्फ सरहदों का नाम नहीं है, ये उन सांसों की अमानत है जो हमारे मुहाफिज अपनी जानों के नजराने देकर महफूज बनाते हैं। क्या एक माँ के लखते जिगर की शहादत की कोई कीमत लगाई जा सकती है? क्या वतन की खातिर बहने वाले खून को तनख्वाह के तराजू में तोला जा सकता है? क्या वो सिपाही जो अपनी ईद, अपने बच्चे की मुस्कुराहट और अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान कर देता है, उसकी अजमत को किसी मादी पैमाने से नापा जा सकता है? हमारे शोहदा और इस कौम का फख्र, हमारी आज़ादी का इस्तिआरा और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। इनकी कुर्बानियां किसी तनख्वाह की मोहताज नहीं बल्कि कौम के सर का ताज हैं। इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, मगर शोहदा के एहतराम पर पूरी कौम एक है। ये मामला हुआ क्या जिस पे इतनी तमहीद हम बांध रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ईरान अमेरिका कशीदगी की बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे कराती हूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, जो एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स और एक्स एम्बेसडर टू सीरिया हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ IR एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डिस्कशन में आमिर खाकवानी साहब भी हमारा हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सईद मोहम्मद खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाह रही हूँ। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियाँ कुछ इस तरह से दी जा रही हैं कि मुआहदा करो वरना अगला हदफ बिजली घर और पुल होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान भी डट कर खड़ा है। अब सवाल ये है कि बैक फुट पर इन दोनों फरीकैन में से कौन जाएगा और किसी एक का बैक फुट पर जाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों को जो है ना एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। ये अब जंग, एक ऐसी जंग में दोनों फंस गए हैं कि जो दोनों जो है ना इस जंग को जीत नहीं सकते। अमेरिका बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड दिन ब दिन अपनी हैसियत खोता चला जा रहा है और दुनिया को एहसास होता चला जा रहा है कि अमेरिका इस इलाके के अंदर अपनी हेजेमनी को मेंटेन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ईरान का दिन ब दिन इतना नुकसान होता चला जा रहा है कि अगर हम ये प्रिज्यूम भी कर लें कि फ्यूचर में वो ये जंग जीत जाएंगे, ठीक है ना, तो उनका इतना नुकसान हो चुका होगा कि उनको दहाइयां लगेंगी उस नुकसान को कवर करते हुए। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने इनका मुआहदा कराया था MOU की शेप में, वो एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट था। और अगर ये दोनों चाहते हैं अब भी, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ के सालिसी ना की इस वक्त इस टाइम फ्रेम में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जवेरिया साहिबा कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फैल ना जाए। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फैला तो उसका वाहिद बेनिफिशियरी इजराइल होगा, लेकिन नुकसान जो है वो सब मुसलमान कंट्रीज का होगा, स्पेशली जो गल्फ और ईरान में है। सो मेरे ख्याल में अगर जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं जवेरिया साहिबा के, क्या कहते हैं कि वो उनके यानी कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स या जनरेशन प्लांट्स को बढ़ाएंगे, तो ईरान भी तो वही करेगा ना। और हमने पिछले घंटों में देख लिया है कि जो है ना कि इस इलाके में जो एयर डिफेंस है वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि 28 फरवरी को था। बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। मैं यही पॉइंट खाकवानी साहब के सामने रखना चाहूंगी। खाकवानी साहब, बड़ी कंफ्यूजन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मुआहदा करो वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी दे रहे हैं, अगर मुआहदा ही दोबारा करना है तो जो फिर इतनी मेहनत से, सालसियों की भरपूर कोशिश से एक MOU आप लोगों ने साइन किया था, उस MOU को आपने क्यों खत्म किया?
देखें, ये बात बिल्कुल बड़ा ही अहम सवाल है, लेकिन मुझे लगता है पर इस मामले में थोड़ा कसूर ईरान का भी है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं कि वो मादे पे पूरी तरह अमल नहीं हो रहा था अमेरिकन की तरफ से भी, खासतौर पे जो अपना हॉर्मुज़ में जो एक तयशुदा रास्ता था उससे हट के एक अलग से चैनल से कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईरान को थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। जिस तरह उसने जहाज़ों पे हमले किए हैं, मेरा ख्याल है वो एक गैर ज़रूरी जारियत थी। खासतौर पे कतर और सऊदी अरब के जहाज़ों पे हमला करना, और इससे एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये मैं बात आपको बताऊं कि नेटो समिट में, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, तुर्क अपने वहाँ पे जो साफ़ी ज़राए की वजह से बात कर रहा हूँ कि तुर्किया ने काफ़ी प्लान किया था कि उस समिट में इसराइल और गजा के मामले को और वो जो उनकी जो मजलूमियत को और इसराइल की जारियत को नुमाया करे। और काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारी वर्किंग उस पे हुई थी, जहाँ आपको पता है इस तरह का उस पे पहले वर्क होता है डिप्लोमेटिक काफ़ी सारा। लेकिन ईरान ने जब हमला कर दिया तो उसके बाद वो सब कुछ नहीं रह गया, प्लान सारा सबूताज हो गया, और हर जगह ज़ाहिर है फिर अपना हॉर्मुज़ यही इशू ही रह गया। तो वहाँ पे तुर्किया, जो हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि तुर्क ऑफिशियल्स को इस पे काफ़ी उस पे कलक था, इनको अफ़सोस था कि ईरान को चाहिए था, अभी वार्निंग ही देते रहता है, कम से कम 2-4 दिन और सब्र तहम्मुल से काम लेता। तो ईरान ने भी गैर ज़रूरी एग्रेशन दिखाया और मामला उससे खराब हुए। देखिए, ये समझना चाहिए, बुनियादी बात क्या है, ये समझना चाहिए कि इस मुआहदे का, एमओयू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान को पहुँच रहा था, और ईरान के जो मुखालिफ हैं वो बड़े मुस्तरब थे, बड़े परेशान थे, खासतौर इसराइल भी, और अमेरिका में जो प्रो इसराइल लॉबी है, अभी जो सेनेटर ग्राम जिनकी डेथ हुई है उससे भी, और काफ़ी सारे वहाँ जो एक ताकतवर ग्रुप है, न्यूयॉर्क पोस्ट और दूसरे अखबार हैं जो कंजर्वेटिव अखबार हैं, वो बड़े सख्त तनकीद कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि ईरान को सब कुछ मिल गया। तो भाई इस मुआहदे को फिर कामयाब करो ना, कामयाब हो जाने दो। ईरान को ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लिया जाता है, उसको सबोताज करने की कोशिशें होंगी और होती रहेंगी। अच्छा, तो आपको बचना है, आपको आगे बढ़ना। बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहा? डॉक्टर इरफान फानी साहब, इस जंग के बाद जो ईरान की जानिब से मुसल्लत की गई है, पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ है जिसमें 180 अरकान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका के साथ जो एमओयू है उसे ख़त्म किया जाए और एक नया रास्ता इख्तियार किया जाए, और फिर बदले की भी बातें हो रही हैं कि कत्ल का बदला जो है वो लेना होगा। देखें, एक हकीकत ना हम सबको समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि जो वेस्ट एशिया है और जो मशरक़ वुस्ता है ना, उसका बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ ईरान तब्दील हो चुका है। इस खित्ते के अंदर पहले अमेरिका जो था वो सिक्योरिटी को देख रहा था अल्टीमेटली, और दीगर अराबियन कंट्रीज ये समझते थे कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद है, जो कि सारे का सारा कोलैप्स कर चुका है। और अगर जितनी जल्दी अरब रियासतें हों, अमेरिका हो, इसराइल हो, वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि खित्ता जो है वो अब पहले वाला मशरक़ वुस्ता नहीं रहा, उतनी ही जल्दी यहाँ पे अमन आ जाएगा। तो आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से सिंगल हैंडली निकल सकता है, जो 12 जून को होने वाली 40 रोज़ा जंग मुआहदे के दरमियान में कर सकता है, और जो फरवरी के अंदर जो है वो दोबारा से मुआहदे के दरमियान में अटैक कर सकता है। और फिर जेडी वैंस की पिछले दिनों जो स्टेटमेंट टेलीविजन पे लाइव आई और जिसमें वो कहता हुआ नजर आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें ये कहा है कि ये जो 60 दिन है एमओयू वाले, इनको आपने ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री को रीफिल करने के लिए आप इस्तेमाल करें, हो सकता है हमें जो वॉर है वो रिज्यूम करनी पड़ जाए। और मार्को रूबियो भी मशरक़ वुस्ता आता है, और आते ही वो ये कहता है कि ईरान जो है वो किसी भी तरह की फीस या सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो इसको ऊपर नहीं ले सकता। बेशक एमओयू का जो 5वां आर्टिकल ये कहता हुआ नजर आता है, और इजराइल भी लेबनान के अंदर से अपनी अफवाज को नहीं निकालेगा, अगरचे इस एमओयू का जो आर्टिकल नंबर पहला है वो ये कहता हुआ नजर आता है। तो ये वो सारे का सारा बैकग्राउंड है जिसके अंदर आपको ये नजर आता है कि ईरान गुज़िश्ता 50 सालों से बर्दाश्त कर रहा है। ईरान ने 40 रोज़ा जंग को भी बर्दाश्त किया, ईरान ने 60 रोज़ा 100 रोज़ा जंग को भी बर्दाश्त किया, नेवल ऑफ ब्लॉकेड जो था उसको भी बर्दाश्त किया। और इस वक्त पहली बात यह है कि ठीक है, सऊदी अरेबिया और कतर के जहाज़ों पे हमला क्यों किया गया, और उससे पहले सवाल ये बनता है कि वो सऊदी अरेबिया और कतर के जहाज सौदर्न कॉरिडोर से क्यों गुजर रहे थे, जबकि उससे पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ईरान जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है। डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो जंग है इसका जो दायरा कार है वो 2 ममालिक से आगे बढ़ चुका है और दीगर ममालिक भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त वो मरकज़े निगाह भी है और उसे टारगेट बनाया गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, और ईरान को इससे क्या फ़ायदा होगा, अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, इन दोनों ममालिक को नुकसानात इसके क्या होंगे? पैनल के राय पे जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका जंग में आबनाए हुर्मुज़ बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। इससे पहले कि हम इस पे बात करें, सईद मोहम्मद खान साहब, वो जो सवाल मैं ब्रेक से पहले आपसे करना चाह रही थी, वो सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि अब ये जो जंग है इसका दायरा कार वसी होता हुआ नज़र आ रहा है और सर एकदम से सऊदी अरब हमें टारगेट पर नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो हम सब पैनलिस्ट जो हैं, जवेरिया साहबा आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरा ख्याल हम सब यही कह रहे हैं कि हमें जो है ना ये कोशिश करनी चाहिए कि इस जंग का दायरे कार वसी ना हो। और जो इजराइल जो है, जब उसने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर अटैक किया था, तो वो इस इलाके में अपनी हेजेमोनी मेंटेन करना चाह रहा था थ्रू मिलिट्री पावर। लेकिन जब वो उसमें फेल हो गया 40 दिन में, तो उसके बाद उसने अब ये नई टैक्टिक इस्तेमाल की और अब वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस इलाके के मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए। मैं तो इस चीज की ये देखिए, हुतीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो जंग हो रही है, मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया को बजोरे फोर्स उस जहाज को नहीं रोकना चाहिए था जो सना एयरपोर्ट के ऊपर उतर रहा है, क्योंकि वो यमन एक सॉवरन मुल्क है। कोई अगर उनसे मिलने आ रहा है एक ईरानियन डेलीगेशन, तो उनको नहीं चाहिए था कि बाय फोर्स उसको रोक दे। और अगर उन्होंने बाय फोर्स रोका तो उसके बाद एक तरीके से यमनीस को एक ये मिल जाती है मॉरल अथॉरिटी कि वो क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करें। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान की इंटरवेंशन के बाद और कुछ दूसरे मुस्लिम ममालिक जिन्होंने इंटरवीन किया है, अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दोबारा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है। सो मेरे ख्याल में जिस तरह हम सब ये कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन भी बातचीत से होना चाहिए, मैं यही कहूंगा कि सऊदी अरेबिया और यमन का भी जो ये कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको भी थ्रू नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करना। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगी कि सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो फिर जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है। पाकिस्तान को भी सिचुएशन में किस तरह से सिचुएशन से डील करना है? ये आपने ठीक कहा, पाकिस्तान के लिए असल मसला यही है कि अगर सऊदी अरब पर हमला खासतौर पर ईरान ने किया और एक बाकायदा जंग की सूरत बन गई, तो पाकिस्तान के लिए ये मसला हो जाएगा कहाँ खड़ा होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ज़ाहिर यही कोशिश कर रहा है कि मामला आगे बढ़े ना। जहां तक हौसियों का ताल्लुक है, उनके से वो इतना बड़ा इशू नहीं है, हौसियों की इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि उसको सऊदी अरब खुद अपने तौर पर मैनेज न कर सके। अगर ईरान जंग में इन्वॉल्व हुआ तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान मेरे ख्याल में कतर ने तो अब हाथ खड़े कर दिए, वो तो शायद सालसी करने से उन्होंने कहा कि हम तो इस पोजीशन में नहीं है। अब पाकिस्तान अभी भी मेरे ख्याल कोशिशें चल रही हैं, बिहाइंड द डोर कोशिश हो रही है और कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिरी जज्बे में जैसा कहते हैं ना, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पसंद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और ऑप्शन भी है नहीं उस डिफेंस एग्रीमेंट के। आबनाए हुर्मुज़ की भी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आबनाए हुर्मुज़ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बन गया है कि जिसपे एक थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। इस जंग से पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि आबनाए हुर्मुज़ इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा। क्या कहेंगे, क्या यही वजह है कॉन्फ्लिक्ट की कि आबनाए हुर्मुज़ में कोई ना कोई कशीदगी होती है जिससे इन दोनों फरीकैन के दरमियान जो कशीदगी सुलझती भी नजर आती है वो फिर भड़क जाती है? असल में देखिए, मैं इस आपके साथ एक दो बार पहले भी इस प्रोग्राम में बात हुई। असल मसला जो यही है कि जंग ईरान पे तो मुसल्लत की गई, अमेरिका ने मुसल्लत की। अब जंग का जो रिजल्ट है, अमेरिकन ये खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि हम फाते हैं, वो अपना यानी एक अपर हैंड रखना चाहते हैं। ईरान ये तासुर देना चाहता है कि हम इसको फाते हैं, वो भी थोड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं। तो सारा मसला इसी का है, ये नफ्सियाती जो बर्तरी की कोशिश हो रही है ना, मतलब ईरान कोशिश कर रहा है कि अपना हरमुज़ पे ये टैक्स की किसी की सूरत बने, वो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर ये होगा, सब लोग ये कहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए 28 से पहले, 28 से पहले अच्छा नहीं है। ट्रंप साहब खुद ही कह रहे हैं कि आइडिया अच्छा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि इसको ईरान को, मैं फिर ये कहूंगा कि उसको समझदारी से काम लेना चाहिए। खासतौर पे पास दरान में जो
हार्ड लाइनर हैं, उनको हिकमत से काम लेना चाहिए। वक्त हिकमत और दानिश से काम लेने का है। ईरान जिस तरफ जा रहा है उसमें तो नुकसान ईरान का ज्यादा होगा, मुझे ये लगता है। डॉक्टर साहब, अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी है, हमले भी हो रहे हैं और अमेरिकी बहरी नाकाबंदी पर ईरान ने खित्ते के तमाम बरामदी रास्तों को बंद करने की धमकी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये जो एक जंग चल रही है और ये जो बहरी नाकाबंदी अब अमेरिका की तरफ से की गई है, क्या ये पेश खैमा हो सकता है किसी बहुत बड़ी मजीद कशीदगी का, या मजीद नुकसान होने वाला है और दीगर ममालिक भी इससे मुतासर होने वाले हैं, या ये सिर्फ डेटरेंस है, ऐसा होगा नहीं? देखिए, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है ना, अमेरिका ने अपनी तमाम एयर पावर को भी इस्तेमाल करके देख लिया और उसने नेवल ब्लॉकेड पहले भी लगा लिया था, तो उसके भी आपने क्या अहदाफ आपने हासिल कर लिए। और इस वक्त भी आप जितने भी उनके प्लान्स के ऊपर या अटैक्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली अमेरिका का हदफ क्या है? तो बुनियादी तौर पर ये उनके डेस्परेट अटैक्स हैं। जो खाकवानी साहब बात कर रहे थे कि तासुर दोनों देना चाहते हैं, ईरान का तासुर कायम हो चुका है। ईरान के हवाले से दुनिया में ये परसेप्शन बन चुकी है कि ईरान इस जंग का विनर है। और जबकि दूसरी तरफ जब हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डिलेमा है, वो इस एस्केलेशन ट्रैप में आ चुका है कि अगर तो वो विथड्रॉ करता है तो उसके ऊपर लूजर का टैग लगा हुआ है, और अगर वो इसको कंटिन्यू रखता है तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए सेटबैक होगा और अल्टीमेटली मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और जिस तरह इंटरनली उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों तक ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है बाय द डोनाल्ड ट्रंप ये रहेगा और अल्टीमेटली इसी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दिन आपको सोशल मीडिया पे ट्वीट और सोशल ट्रूथ पे नजर आ जाएगी कि हम जो है ये वापस अपनी फोर्सेस को बुला रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है जिमी कार्टर की। जिमी कार्टर जो था वो जब 79 का इनकलाब आया था तो उसने उस वक्त ये जो यरगमालियों का जो मसला बना था, तो उस दौरान में ईरान इसको इलेक्शन तक लेके गया था और जिस दिन रोनाल्ड रीगन ने हलफ उठाया था उसी दिन इनका आपस में पैचअप हो चुका था। तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप को उस तरफ ले जा रहा है। अब दूसरा जो अप्रोच थी वो रोनाल्ड रीगन की थी। रोनाल्ड रीगन का बिल्कुल इसी तरह का वाकया लेबनान के अंदर एक अटैक होता है और जो अमेरिकन मिलिट्री जो है वो 200 के करीब अमेरिकन मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। अब रोनाल्ड रीगन के लिए एक तो ये था कि मैं जंग को कंटिन्यू रखूं और दूसरा ये था कि मैं अपनी फोर्सेस को वापस बुला लूं और वो अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुस्तकबिल में तारीख में उसको कैसे याद रखा जाए? क्या हर्बर्ट हूवर की तरह? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यानी तारीख के हवाले बड़े भरे पड़े हैं। आप ये देखना है कि कौन सी अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप अपनाते हैं। लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन सालसियों के किरदार की बात करेंगे, सालसियों की मुश्किलात बात करेंगे। कतर ने तो बैक ऑफ करने का फैसला किया है लेकिन पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। चीन और रूस का इसमें क्या किरदार हो सकता है? पैनल की राय पर जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तारीख इस चीज़ की गवाह है और जब भी तारीख लिखी जाएगी तो पाकिस्तान का हवाला दिया जाएगा ईरान अमेरिका जंग में कि जब भी कशीदगी बहुत बढ़ने लगती है तो पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करके किसी न किसी तरह से दोनों फरीकैन को थोड़ा ठंडा भी करता है और एक मेज़ पर भी बिठा देता है। लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से पाकिस्तान ने MOU साइन करवाया दोनों फरीकैन से, लेकिन अब वो MOU जिसे इस्लामाबाद MOU का नाम दिया गया वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी, पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। सही साहब, सवाल अब यहाँ पे ये है कि क्या पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला पाएंगी? और पाकिस्तान के अलावा अगर हम रूस की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें, आपको नहीं लगता कि तशवीश का इजहार कर देना काफ़ी नहीं होगा? उनको अमली तौर पर कोई रोल प्ले करना चाहिए? जवेरिया साहब, आपने 2 पॉइंट्स उठाए हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। देखिए, पहला पॉइंट जो है पाकिस्तान की सालिसी के बारे में, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो दोनों कॉम्बेटेंट्स को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ना ये ताकत अभी किसी गल्फ कंट्री के पास है और ना ही दुनिया में कोई और कंट्री है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो हैं वो एतमाद करेंगी। सो जो है ना, पाकिस्तान को अब जरूर आखिरी कोशिश करनी चाहिए। गो के इस वक्त बहुत सारी खबरें मार्केट में हैं कि जी के क्या कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब का पिछला विजिट ईरान का हुआ था उसमें उस खत को जो पाकिस्तान ने सालिसी के लिए भेजा था उसको कुछ बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने रिसीव नहीं किया था। लेकिन उन सब चीजों को भुलाते हुए मेरा ख्याल इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जरूरत यह है कि पाकिस्तान जो है एक आखिरी कोशिश जरूर करे और दोनों को दोबारा नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आए। देखिए, ये दोनों ममालिक समझते भी हैं, उनमें ये अक्ल भी है कि क्या कहते हैं कि इस जंग का
कोई मिलिट्री हल मौजूद नहीं है और फाइनली उनको एक नेगोशिएटिंग टेबल पर ही आना होगा। और ये जो ब्रिंकमैनशिप हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हम देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जो भी पीस डील हो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से ज्यादा चीजें हासिल कर सके फवायद में। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर ले आता है तो पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है कि एक अच्छी डील इन दोनों के दरमियान करवा देगा, ताकि दोनों जो हैं अपने अपने इलेक्टोरेट को एक वो यानी कि कहेंगे कि उन्होंने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये डील की है। जहां तक चाइना और रशिया की बात है जवेरिया साहबा, मेरे ख्याल में वो ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन अमेरिका जो है वो अपनी अथॉरिटी और अपना ऑरा जो है ऑफ बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड उसको लूज कर रहा है। देखिए अब जब बॉम्बे वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं यानी सईद साहब जी, वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं जी, मेरे ख्याल में वो एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो अपना जो मुखालिफ है उसको देख रहे हैं कि वो जितना इस जंग के अंदर बारूद डालता चला जा रहा है वो बारूद उसको वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो वो चाहता है। और यही एक सुपर पावर की सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि अगर वो कहीं दुनिया में कहीं जाए और अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट ना कर सके। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को जो है ना इस चीज का एहसास हो चुका है और दूसरे दोनों को आपका पॉइंट आ गया अमेरिका को बहुत जल्द नेगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा। बिल्कुल ठीक है। खाकवानी साहब आप क्या समझते हैं वो क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान ही सिर्फ ये किरदार अदा कर सकता है? हमने देखा कि किरदार अदा करता है, लेकिन क्या फिर अमन के सफीर के पर पाकिस्तान एक बार फिर भरपूर तरीके से उभरेगा और दोनों फरीकैन को सामने लाएगा? और वजह क्या है कि ओनली पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने असल में इस पूरे मामले में पाकिस्तान पार्टी नहीं है, बाकी सारे कोई ना किसी फरीक की तरफ साथ है। मतलब ज़ाहिर है सऊदी अरब हो या अमारात वगैरह तो बहुत खुल के ईरान के खिलाफ है, लेकिन बाकी सारे लोग वहाँ पे अमेरिकन बेसिस भी हैं और उनकी एक न्यूट्रलिटी उस तरह की नहीं बनती। पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहा है, पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी अच्छा ताल्लुक रखा है और कोशिश किया उसको बचाया ताल्लुक को, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के बावजूद भी, और अमेरिका के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक है और चीन और रूस के साथ भी। तो पाकिस्तान ही इस पूरे मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक तरह न्यूट्रल उसका स्टांस है। अभी भी कोशिश हो, मेरा ख्याल है अब होगा ये कि कोई दोबारा से उस तरह के फॉर्मल शायद मुज़ाकरात ना हो और फॉर्मल MOU या उस तरह नहीं होगा ये कि ये जो कह लें दोनों तरफ से कार्रवाइयां होके या तो ये एस्केलेट करेगी, बढ़ेगी और उसमें शिद्दत आएगी, एक बार जो फिर होना फिर हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या फिर ये है कि उसके बाद खामोशी के साथ यानी चुप हो जाएगा बगैर किसी बड़े एग्रीमेंट की, या दोबारा ऐसे लोग इकट्ठे हो, इज्तिमा हो, सारा होम मिनिस्टर्स और अमेरिकन भी और ईरानी भी और सारे, उसके बजाय चूंकि सारा प्रोसेस लंबा चौड़ा हो चुका है, अब उसको दोबारा करने का कोई फायदा है नहीं। अब यही होगा, ज्यादा से ज्यादा दोनों खामोश हो जाएंगे और वो कार्रवाई नहीं होगी और दोबारा फिर खामोशी से ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे खतरा ही लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि ईरान की तरफ से देखिए, ईरान का भी मैं फिर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ईरान का नुकसान जद में आपने ईरान का जिक्र किया तो मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इससे पहले दुनिया मुतरिफ थी कि इस जंग में ईरान जीत चुका है, लेकिन अब ईरान की एरोगेंसी की भी बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये ईरान के मफाद में नहीं जा सकता। जी और आप देखें इस वक्त ईरान के हक में कोई बात ही नहीं कर रहा, यानी पब्लिक सपोर्ट भी कम हुई है ईरान, कम हुई है। लोग कह रहे हैं यार जंग से निकलो भाई, अब इसमें क्या। अब देखें ना, अब इंतकाम की बातें और ये बातें, ये अगर इंतकाम लेना था, खामनेई साहब आज शहीद तो नहीं हुए, वो तो 28 फरवरी को हुए है ना, तो आपने इतने लंबा प्रोसेस में अमन प्रोसेस में शामिल क्यों हुए? क्यों आए थे? यहाँ इस्लामाबाद में भी राउंड अलग चले हैं और वो दोहा में अलग चलते रहे हैं, तो खामनेई साहब तो शहीद हो चुके थे 28 के बाद, आप मुज़ाकरात में आई ना सिरे से। और अब इसकी बात है, और ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, एक बहुत ही बेवकूफाना सी हरकत हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान मुझे निशाना बनाएगा, और फिर ईरान को इसको कैटेगोरिकली इसकी तरदीद करनी चाहिए थी कि हम क्यों ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करेंगे, हम एक जिम्मेदार मुल्क हम क्यों करेंगे। मुझे खतरा ये है कि खुदा ना खास्ता ये हो सकता है कि इसराइल भी ऐसी अटेम्प्ट कर दे प्रेसिडेंट ट्रंप पे, वो एक नाकाम कोशिश ही हो जाए और वो ईरान की गल पड़ जाए और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर क्या किरदार अदा कर पाएगा, दोनों फरीकैन को एक मेज पर लेके आएगा, और चीन और रशिया इस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, कोई रोल प्ले नहीं कर सकते अमली तौर पर वो?
देखिए, चीन की ही एक कहावत है जिसका मफ़हूम ये है कि जब आपका दुश्मन गलतियों पर गलती कर रहा हो ना, तो उसको टोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। सही। और रूस तो इसलिए बिल्कुल नहीं इसमें बोल रहा क्योंकि अगर मशरिक़ वुस्ता का मसला हल हो जाता है और अमेरिका यहाँ से चला जाता है, तो सारा ध्यान दुनिया का और यूरोप का यूक्रेन की तरफ चला जाएगा। ऑलरेडी यूक्रेन के हवाले से यूरोप जो है वो दोबारा से यूनाइट हो रहा है और अमेरिका की वजह से और इस खित्ते के अंदर होने वाले इशू की वजह से जो रूस का तेल है वो बड़ी कीमत पे दुनिया में बिक रहा है और वो बड़े पैसे कमा रहा है इस वक्त, इसलिए रूस तो इसलिए खामोश है। और दूसरी बात चीन की आ जाती है और चीन बिल्कुल अमेरिका को, मैं एयर मार्शल साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जब आपका दुश्मन गलती कर रहा है, देखिए ये वो क्रिटिकल पॉइंट है अमेरिका के लिए कि अगर तो वो ये जंग जिस तरीके से परसेप्शन बन गई है कि वो हार चुका है, तो दुनिया के अंदर जो यूनिपोलर वर्ल्ड है ना, उसका ऑफिशियली इख्तिताम हो जाएगा और दुनिया के अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रशिया का, चीन का और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो सिर्फ अमेरिका के पास रहेगा। लेकिन अगर इस जंग के अंदर अमेरिका फातेह की हैसियत से बाहर निकलता है, तो ये जो हम गुफ्तगू हो रही है कि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, तो एक और अरसे के लिए अमेरिका जो है वो दुनिया को ये साबित कर देगा कि अभी भी दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर वो घुस सकता है और वहां पे जाके अपने अहदाफ को हासिल कर सकता है। तो ये अमेरिका के लिए बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है और इसी वजह से अमेरिका जो है वो इस खित्ते के अंदर जाते जाते अगरचे ये 2 साल भी अगर जंग प्रोलॉन्ग करती है ना, तो फंडामेंटल्स ऑफ द सिचुएशन वुड नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। सो ये यहीं पे रहेंगे और ये जो अरब कंट्रीज हैं अल्टीमेटली इनको भी ये समझना है कि इस खित्ते के अंदर अगरचे ईरान देखें तहजीब को खात्मे की बात डोनाल्ड ट्रंप करता है, हमें उसको तनकीद भी करनी चाहिए। वो कहता है मैंने 20% जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से लेना है, तो हम कहते हैं कि अच्छा अब ये तो लॉ बन जाएगा। और ईरान अगर कहता है जी 1% में सर्विसेज फीस लूंगा, ट्रांजिट फीस नहीं लूंगा, तो हम कहते हैं ये जुर्म कर रहा है और ये रॉन्ग स्टेट बन रहा है। देखें, ईरान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, हम बासियत पाकिस्तानी और मीडिएटर के तौर पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजर रही है उसने अपनी कौम के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए ये फैसला करना है कि अगर मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर आज कॉम्प्रोमाइज कर जाता हूं, तो 2 साल के बाद कौन देगा? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रिटिसाइज करें फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा तनकीद की, अमेरिका के जो इकदाम थे उन पर भी हमने तनकीद की, और अभी हम ईरान के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि अभी ये वाइजली डिसीजन लेने की ज़रूरत है इन्हें, ताकि ये जो कशीदगी है इस आयरकार यहीं पे महदूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, जंग बंदी हो जाए, क्योंकि दोनों ममालिक इस जंग के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते और इन दोनों ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, आमिर खाकवानी साहब और डॉक्टर इरफान फ़ानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर इशू पे बात करेंगे और दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पंजाब के शहर कसूर में एक अवामी जलसे से ख़िताब किया गया और उनका जो ख़िताब था, तकरीर थी, उसकी कुछ लाइंस बहुत मुतनाज़ हो गई। वो गुजरांवाला के बाद अब लाहौर की सेशन अदालत में भी पहुँच गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आपको बताएं कि कसूर का जो जलसा था उसमें मुल्की इदारों, ख़ास तौर पर फ़ौज के हवाले से कुछ सख्त और मुतनाज़ बयान दिए थे और फ़ौजी जवानों की शहादत को उन्होंने तनख्वाह से जोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो पाकिस्तानी है वो उनकी इस तकरीर को और इस हवाले को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, और आमिर नवाज वराइट साहब, प्रेसिडेंट कराची बार, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ गुफ्तगू का आपसे कर लेती हूँ। मौलाना साहब ने क्या सोच कर ये गुफ्तगू की है, और सर क्या हम अपने जवानों की शहादत को इस तरह से तनख्वाहों से जोड़ सकते हैं? भैया, ये नहायत अफसोस की बात है। आई आई कांट इमेजिन कि एक आपके पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर ऐसे मौके पे जब दिन रात 200 से 300-250 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके सामने हमारे ट्रुप शहादत दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, यंग ऑफिसर्स, मिडिल सीनियर ऑफिसर्स, हर एक इसमें खड़ा हुआ है सिर्फ अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के लिए और जोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए। दिस इज द, और इसके साथ जज्बा शहादत, जज्बा ईमानी और कमिटमेंट टू द कंट्री, जो उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, कसम खाते हैं, वो बात करते हैं, ऐसे मौके पे ऐसी बात करना, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि ये इनको बात करनी चाहिए थी। इन्होंने इंतहा से ज्यादा ज्यादती की है अपने शोहदा के लिए,
अपने ट्रुप्स मोरल ऑफ ट्रुप्स के लिए और उनकी लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज के लिए, उन यंग विडोज के लिए जिनके कैप्टन मेजर्स की बच्चियां जो बेवा हो जाती हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये ही कैन यूज दिस वर्ड। इनको अभी भी वक्त है इनके पास कि ये माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें बिफोर ये पूरे पाकिस्तान में अदालतों के चक्कर लगाते रहे। और दुनिया में आपने कभी देखा है कि कोई अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह की बात? तनख्वाह आप अपने दोनों बेटों को 20-20 लाख रुपए देते हैं हम, आप जाए इनको बोले कि पाकिस्तान 2 हफ्ते 2 महीने के लिए रखे हैं, बिल्कुल सही। देन आई विल कम टू नो। तो दिस इज आई थिंक मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ शोहदा के खानदान बल्कि पूरी कौम के जो जज्बात हैं वो इससे मजरूह हुए हैं? आपके सामने मार के हक में जी। इतने बड़े दुश्मन, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और आप ऐसी बात करते हैं जो कि कभी सोच भी नहीं सकते। और वो देखें जो सियाचिन के पहाड़ों पे एक जवान बैठा हुआ है, जी। कश्मीर के पहाड़ों पे बैठा हुआ है, वो देखते हैं कि जी हम यहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, हमारे कॉमरेड्स वो शहीद हो रहे हैं और ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि और तनख्वाह के लिए फॉर गॉड सेक इनको मेरे ख्याल में इमीडिएटली करनी चाहिए बिफोर गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन एक्शन। ये पॉलिटिक्स अपनी साइड पर रखें, लेकिन जो शोहदा के बारे में और सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करता है, दे हैव टू टेकन टू टास्क। ये आप शो करें स्ट्रीट पावर, दिस इज ऑल ऑन वन साइड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद जरूर हुकूमत को सर्टेन एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि जो दीगर सियासी पार्टीज हैं वो भी एक पेज पे नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब का भी अभी बयान आया था और वो कह रहे थे कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना साहब को अब तक तो कोई स्टेटमेंट दे देनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को इतना डिले कर रहे हैं? क्या जस्टिफाइड उन्हें लग रहा है जो भी बयान उन्होंने दिया है, और कितना ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कौम से माफ़ी मांगे? देखिए, उन्होंने चीप पॉपुलैरिटी के लिए अपने पश्तून के जो वहाँ पर शहीद मारे गए लड़के वहाँ पर मंगी डैम के पास, उनके लिए बात करते, लेकिन उनको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ये नहीं सोचती हैं कि बलूचिस्तान में वो जा रही हैं या KPK में जा रही हैं, गिलगित-बल्तिस्तान जा रही हैं। दे आर पुटिंग यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसलिए इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या कभी सोचा कि हम जो पंजाब का या सिंध का जो सिपाही जवान है वो कहे जी मैं तो कहीं वहां नहीं जाता, नॉर्थ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न, दे गो फॉर द पाकिस्तान। सिर्फ जेहन में सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हमें। और आपने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग मुसल्लह फोर्स इज अ टेस्टिमनी टू योर टेरिटोरियल बाउंड्री और अपने जानो माल की बात के बंडा। बिल्कुल ऐसी सर, अभी ऑपरेशन शाबान जारी है जिसमें हमारे कितने नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया है। अफसोस की बात ये भी है कि जो JUIF है ये जमात डिफेंड कर रही है मौलाना साहब की स्टेटमेंट को। इनको मैंने देखी है, उनके आप देखें जो राशिद सुमरो साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी जो सिंध में ये बोल रहे हैं जी। अमीन, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये आपने देख लिया कि इराक का हाल देख लें, लीबिया का हाल देख लें, सीरिया का हाल देख लें, अफगानिस्तान का देख लें। आपने देखा कि क्या क्या कमजोर फौजें थी, कैसे उन्होंने अपने निजाम पूरे किया। इतनी बड़ी फौज, न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान ने नाको जने चढ़वाए, उसको जिल्लत में शिकस्त दी, उसको आइसोलेट कर दिया। पाकिस्तान की दुनिया में तारीफ हो रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज की रोज कितनी तारीफ हो रही है। आज इंडिया के देखें आपके सामने कितनी ज्यादा फाइलें चोरी की गई हैं पावर प्लांट्स की। ये उनकी कमांड एंड कंट्रोल सिक्योरिटी है और पाकिस्तान का आज तक कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। दे शुड वार्न हिम, आइदर ही टेक्स हिज वर्ड बैक और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से, उन लवाहिकीन से, शोहदा की फैमिली से माजरत करें। नहीं करते तो देन व्हाटएवर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब हम देख रहे हैं कि गुजरावाला के बाद लाहौर की सेशन अदालत में भी ये मामला जो है वो पहुंच चुका है। आपको लगता है कि मौलाना साहब अगर माफ़ी मांग लें और अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लें तो ये मामला जो है वो हल हो जाएगा? अदरवाइज अदालतों का तो सामना करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट पर उन्हें। दिस इज द टाइम, ये करने अभी भी गुजरा और इनको बिल्कुल खुले दिल से माफी और ये कहना चाहिए कि मैंने जज्बात में आके ये वो अल्फाज कर दिए जो मुझे नहीं लेने चाहिए। मुसल्लह अफवाज जो कुर्बानियां दे रही हैं, जो शहादतें दे रही हैं, हमारे लिए, हमारी अवाम के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए,
इसका कोई नेबल बदल नहीं है और पूरी कौम इसको एक्नॉलेज करती है। इनको और मैंने जज्बात में ये बात की है, मैं ये अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं माजरत करता हूँ पूरी कौम से, उनका मजरू किया और पाकिस्तान के खास और मुसल्लह अफवाज थे और उनके लवाहिकीन थे जिनके बारे में मैंने ये बात की। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेट मी से दिस, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करूंगी कि मौलाना साहब, हम देखते हैं कि उन्हें अटेंशन हासिल करने का बहुत शौक है और जब उन्हें लगता है कि वो थोड़े साइड पे हो रहे हैं, कॉर्नर हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर लेते हैं जिससे अटेंशन जो है वो उनकी तरफ जाए। लेकिन उन्हें मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि इस तरह की अटेंशन जो है वो उनके अपने मफाद में भी नहीं है और मुल्की मफाद में भी नहीं है, और हमेशा पहले आप तोलें और फिर आप बोलें, और इस तरह की किसी भी स्टेटमेंट से फ्यूचर में भी वो गुरेज करें। आप जवेरिया देखो, बात यह है कि उनको इस वक्त इक़्तिदार नहीं मिला हुआ, इनको आदत है ब्लैकमेल करके, प्रेशर डाल के हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं, अपनी मर्जी की वजारत लेते हैं, बिजनेस करते हैं, इसलिए अब इस वक्त उनको वो नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन में आपने जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें जरूर करें, बिल्कुल सही, बट डोंट क्रिटिसाइज योर आर्म फोर्सेस, और खास तौर पे वो शोहदा जो हमारे कौम के माथे के जुमर हैं। अब कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल आसिम अली ने 12 का ये हमारे माथे का जुमर है। बिल्कुल सही है, शोहदा का एहतराम पूरी कौम की गैरत और यकजहती की अलामत है और हम किसी तरह से इनका देना नहीं दे सकते। ये शोहदा जिस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इन शोहदा की वजह से ही हम महफूज इस वक्त बैठे हुए हैं, तो हमें इनके हवाले से बात करते हुए हमेशा पहले तोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरह से इनकी तौहीन ना करें और ना ही इनके जो ख़ानदान हैं उनके जज्बात को मजरूह करें। पूरी कौम के जज्बात भी इस स्टेटमेंट से मजरूह हुए हैं, तो मौलाना साहब को यकीनन अपनी स्टेटमेंट जो है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। ब्रिगेडियर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।